Welcome back, students of Standard 8. During the month of May and April, we have already completed the 4 chapters in our subject history, okay, which has been named as our past in our textbook, okay. So from today onwards, with the help of these videos, we are going to start with a new chapter, chapter 5. The name of the chapter is When People Rebel. Okay, it is basically a story after 1857 and then after what happens. Okay, so basically in this chapter we are going to discuss about the first war of independence of India, which is being fought in the year 1857, and it continued for the period of next 2 or 3 years, and finally the war over in 1859. Okay, so before going for this video lecture, okay, once again a reminder for all of you, as all of you knows that the whole world is right now under the threat of कोविड-19, ओके, सभी को मालूम है कोरोना महामारी फैली हुई है. सो ऑल ऑफ यू, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग गवर्नमेंट के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस हैं, सारे नॉर्म्स हैं, प्लीज फॉलो ऑल द नॉर्म्स, ओके. डोंट मूव आउट फ्रॉम योर होम्स इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड और अर्जेंट. ओके, अपने घर से बाहर ना निकले, तभी निकले जब जरूरी है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर. ओके, सो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया which took place in 1857. It started in 1857 and finally was over around 1859. Okay, so we are going to deal this whole chapter as per the topics which are being given in our textbook. Okay, ये पूरा चैप्टर हम उन्हीं टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे जैसा कि हमें कहां पर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में हमारे दिया हुआ है. ओके, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी इजीली कोरिलेट द एंटायर वीडियो विद द टेक्स्ट बुक व्हेन यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक्स आल्सो. ओके, सो प्लीज ट्राई कि जब भी आप वीडियो देखें, तो वीडियो देखने के बाद में वही का वही टॉपिक का जो पोर्शन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसका एक बार रीडिंग भी करें. Okay, so that we will be able to find out कि अब यदि कोई मिस्टेक है और if you have any doubt you can please ask. Okay, so let us start today's topic. So as per our textbook, the topic first is given as a policies and the people. Okay, so in this topic we will be having 3 subtopics. Okay, जो हम 2 या 3 subtopics पढ़ेंगे इस टॉपिक में, पॉलिसीज एंड द पीपल. बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज अडॉप्ट करी एंड हाउ दीज पॉलिसीज अफेक्टेड द पीपल. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पीपल, ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स in the country have discontent against the British East India Company. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में आने के बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान को कब्जे में करने के लिए जो पॉलिसीज अपनाना शुरू करी, ठीक है, तो उन पॉलिसीज ने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को अफेक्ट करना शुरू किया एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके, लोग जो थे वो क्या हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज थे और वो नाराजगी फाइनली एक रिवॉल्ट के रूप में एक्सप्रेस हुई, फर्स्ट इन ए वेरी लार्ज स्केल. ओके, बड़े लार्ज स्केल पर
ये जो डिसकंटेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कब आया? इन द ईयर 1857. ओके, सो अंडर दिस topic policies and the people, okay, our first subtopic is Nawabs lose their power. Okay, अभी यहाँ पर जो टर्म नवाब है, नवाब इज बेसिकली एन अरेबिक वर्ड. ओके, अरेबिक या फारसी का शब्द है, पर नवाब शब्द यहाँ पर उन सभी इंडियन अथॉरिटीज के लिए यूज किया है दोज हु बिलोंग्स टू रूलिंग क्लास. ओके, अब रूलिंग क्लास का मतलब जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों पर किसी न किसी रूलिंग पावर के साथ राज्य करते थे. ओके, जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े राज्य थे, दे हैड द टाइटल ऑफ राजा, महाराजा, महारावल और मे बी नवाब लाइक दैट. ओके, बट उनके नीचे भी बहुत सारी रूलिंग क्लास थी जिनके पास में अपनी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी. ओके, दे वर कॉल्ड एज समटाइम द राव, महारावल. Okay, and they had a different title as per their power and importance in that political system of India, which was there before the British came into India. Okay, so वो जितना भी रूलिंग क्लास है इंडिया का, जिसको अलग अलग टाइटल मिला था, बट बेसिकली दे वर द रूलर्स. ओके, so they were considered here as Nawabs. Okay, so our subtopic is Nawabs lose their power. So as the topic suggests, basically हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के कारण जो नवाब्स थे, नवाब मीन्स जो लोकल रूलर थे इंडिया में, हाउ डिड दे लूज देयर पावर, उनकी ताकत, उनका कंट्रोल कंट्री में धीरे धीरे कैसे कम हुआ. ओके, सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन ऑन दिस वन. So from 1750 onwards, powers of rulers started eroding. Okay, 1750 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्ट बंगाल से और उसके आसपास के इलाकों से क्या करना शुरू किया? जो लोकल रूलर्स थे उनकी पावर को अपने इन्फ्लुएंस में लेना शुरू किया. इस समय तक 1750 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल पावर के रूप में डेवलप होना शुरू हुई. हालांकि स्टिल दिस टाइम अभी तक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम इंडिया पर रूल करना नहीं था. देयर मेजर टारगेट इज स्टिल व्हाट? टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड इंटरेस्ट. ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1750 तक 1800 तक भी बेसिकली व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापारिक कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन टारगेट क्या था? द मेन टारगेट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अपने व्यापार को बचा करके रखना. परंतु जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार बचाएगी, बिजनेस को डेवलप करेगी, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस? इट हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स. ओके, इसका लोकल रूलर्स के साथ क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ. And because of that conflict, okay, with the local rulers, okay, British East India Company को local politics में involve होना पड़ा. Okay, and because of the involvement of British East India Company in local politics, what happens? They started encroaching, okay, on the power exercised by the local rulers. So because of that, from 1750 onwards, powers of rulers started eroding. Okay, they gradually lost their authority and honor. अब जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूलर्स के रूलिंग पर, यानी उनके शासन में टांग अड़ाना शुरू किया, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नवाब्स थे, जो लोकल रूलर्स थे, ओके, दे लॉस्ट their authority and honor. Okay, धीरे धीरे उनके राज्य पर, उनके एरियाज पर, अथॉरिटी मतलब जो शासन था, उनका जो दावा था वो क्या होता चला गया? कमजोर होता चला गया. Okay, so it happens several times कि the local ruler try to implement particular order or maybe try to implement something for हिज एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, जो लोकल रूलर था वो अपना कोई निर्णय लेता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में उनके
प्रेशर के अंडर में द लोकल रूलर वॉज अनेबल टू कंप्लीट हिज और हर टास्क। ये तो एक प्रकार से क्या होता था कि जो राजा था उसके राज्य में ही कोई आदेश फॉलो नहीं हो रहा था, मर्जी नहीं चल रही थी। ओके, सो द नवाब्स ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। ओके, धीरे धीरे उनका सम्मान और अथॉरिटी क्या होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई। Why? Because residents had been stationed in many ports. Okay? अब residents क्या? एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो लोकल राजा महाराजा थे, जमींदार थे या नवाब्स वगैरह थे, उन लोगों के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के अंडर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राजा महाराजाओं के राज्य में अपने व्यापार को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, फेवर करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कहां पर अपॉइंट किए, इन द कोर्ट ऑफ दीज नवाब। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इन नवाब्स के जो कोर्ट थे, उन कोर्ट्स में अपने क्या पुट कर दिए, रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन लोकल किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ओके, सो रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स। ओके, फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, रूलर्स की जो फ्रीडम थी, जो लोकल राजा महाराजा थे, उनकी आजादी में कमी आना शुरू हुई। ओके, लोकल रूलर्स क्या चाहते थे कि उनके राज्य का बिजनेस, उनके राज्य की एक्टिविटीज प्रमोट हो, परंतु यदि लोकल राजा महाराजाओं के राज्य का इंटरेस्ट या अथॉरिटीज प्रमोट होगी तो क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके इंटरेस्ट को हानि होती थी। ओके, सो व्हाट दे डिड, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज and territories taken away by states. Okay, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करी। उसमें से एक पॉलिसी जो हमने लास्ट चैप्टर 4 में पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ओके, सो पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे लोकल राजा महाराजाओं की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उनकी जो सेनाएं थी, वो पूरी तरीके से क्या कर दी, खत्म कर दी। अब राजा कहने को अपने राज्य का राजा था, बट द किंग डिड नॉट हैव इट्स ओन आर्म्ड फोर्सेस। राजा के पास उसकी खुद की कोई सेना नहीं थी, तो फिर उस राजा के राज्य में जो सेना थी वो बेसिकली किसकी थी, इट वॉज द आर्मी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो वो जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। और उस पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के कारण क्या हुआ, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द रूलर्स वेर डिसबैंड। धीरे धीरे जो रूलर्स थे उनकी आर्म्ड फोर्सेस, उनकी सेना क्या हो गई, खत्म करवा दी गई। फिर अलग अलग पॉलिसीज, ओके, स्पेशली वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। Okay, in the last chapter, then we also studied about the doctrine of leaves. Okay, so British East India Company ने ये जो different policies adopt करी, okay, जिसके कारण उनके armed forces disband हो गई because of the paramountcy and doctrine of leaves. Okay, the rulers lost their revenues and territories. उनका धीरे धीरे जो रेवेन्यू था, इनकम लेवल थी, वो रिड्यूस होता चला गया। और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर, द रूलर्स हैव लॉस्ट देयर टेरिटरीज। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना लड़ाई लड़े उन राजा महाराजाओं के इलाकों को अपने कब्जे में कंट्रोल करना शुरू किया। ओके, बट मैनी रूलर्स वेर देयर। ओके, बहुत सारे रूलर्स थे। ओके, बहुत सारे रूलर्स थे, दे ट्राई टू निगोशिएट। ओके, तो बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने इस प्रकार की स्थिति से
बचने के लिए जो दिन प्रतिदिन उनके साथ प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो दे ट्राई टू टॉक विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। रूलर्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निगोशिएट करने का काम किया। ओके, दे ट्राई टू निगोशिएट कि किसी भी तरीके से जो रूलर्स हैं वो अपनी पावर को, अपनी चीजों को क्या कर सकें, सेव कर सकें। Okay, so many rulers negotiate with company to protect their interest. Okay, बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इस बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत करने का, समझौता करने का प्रयास किया। फॉर एन एग्जाम्पल, इन झांसी, ओके, सो व्हेन द लास्ट मेल आयर ऑफ झांसी, okay, Gangadhar Rao, who was the husband of Rani Lakshmibai of Jhansi, died. Okay, so that time the doctrine of lapse was applicable. उस समय पर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में इंप्लीमेंट कर चुके थे। ओके, सो व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स? ओके, सो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का जो पॉलिसी था वो बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जिन राज्यों में यदि पुरुष राजा की मृत्यु हो गई और राजा के बाद उसका कोई बेटा, ठीक है, उसका खुद का बेटा यदि नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की पॉलिसी के अंडर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राजा के राज्य को अपने कब्जे में कर लेती थी। ओके, सो सेम वाज हैपनिंग विथ द स्टेट ऑफ झांसी। वही की वही कंडीशन प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी के साथ हो रही थी। ओके, सो जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी पहले लड़ाई के बजाय इस बात का रास्ता चुना कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कन्विंस कर लिया जाए कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ओके, हर अडॉप्टेड सन वुड बी कंसिडर्ड एज ए नेक्स्ट रूलर ऑफ झांसी। सो ऐसा नहीं था कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी इस घटती हुई अथॉरिटी, रिड्यूस होती हुई पावर को सेव करने का प्रयास नहीं किया। तो पहला प्रयास उनका क्या था, निगोशिएट करना, बातचीत के जरिए, समझौते के जरिए, ओके, सो दैट किसी न किसी तरीके से दे कैन सेव देयर किंगडम्स। ओके, सो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, शी ट्राइड कि किसी तरीके से बातचीत करके उनके अडॉप्टेड सन को झांसी का रूलर एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओके, सेम वाज द केस ऑफ नाना साहेब। ओके, जो नाना साहेब थे, ही वाज एन अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव। ओके, जो पेशवा बाजीराव थे उनके ये क्या थे, अडॉप्टेड सन थे। ओके, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पेशवा बाजीराव थे उनको क्या प्रोवाइड करती थी, पेंशन। ओके, पेंशन इज व्हाट, सम ऑफ मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द king whose kingdom was taken back by the British East India Company. But now when the last Peshwa Bajirao II did not have any male heir, तो उन्हें क्या करना पड़ा, एक पुत्र को गोद लेना पड़ा। अब जब उन्होंने पुत्र को गोद लिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, पेशवा बाजीराव की डेथ तक तो उन्हें पेंशन प्रोवाइड करी, बट आफ्टर दैट ही डिनाइड टू प्रोवाइड पेंशन टू द adopted son of Peshwa Bajirao, that is Nana Sahib. Okay, so Nana Sahib also tried to negotiate कि मेरी पेंशन मेरे पिताजी को जो मिलती थी, क्योंकि मेरे को उन्होंने गोद लिया है, सो मुझे भी क्या मिले, पेंशन मिले, so that I can manage my family and other expenses. Okay, so many rulers of India negotiate with company to protect their interest, but company did not respond positively. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपनी अथॉरिटी, ताकत का बहुत घमंड था, और उससे ज्यादा घमंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को किसका था, अपनी मिलिट्री पावर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी ताकत पर और अपनी मिलिट्री कॉन्फिडेंस पर इतना घमंड और इतना विश्वास था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रूलर्स की किसी भी प्रकार की कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। ओके, whatever British East India Company thought it was in their own benefit, they went on with those policies. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन भारतीय रूलर्स की कोई भी बात नहीं मानी और वो जिस पॉलिसी पर चल रहे थे वो चल रहे थे।
थे। एंड व्हाट वाज देयर पॉलिसी? एनी हाउ बाय हुक और क्रोक, किसी न किसी तरीके से ज्यादा इंडियन किंगडम्स को, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को अपने कब्जे में करना। ओके, सो कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली ऑन these plea or applications of these rulers. Okay, in that case Awadh was the last territory annexed. Okay, एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, जो दो पॉलिसीज थी, उसकी मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। ओके, एक जो लास्ट टेरिटरी था, यानी जो सबसे आखिरी में जिस राजा के राज्य पर कब्जा किया गया, दैट वाज व्हाट? द किंगडम ऑफ अवध। ओके, अभी किंगडम ऑफ अवध कहां पर है? आज का जो प्रेजेंट डे लखनऊ सिटी है। ओके, लखनऊ के आसपास का जो इलाका था, दैट वाज कॉल्ड एज ए किंगडम ऑफ अवध। ओके, एंड इट वाज रूल्ड बाय अ मुस्लिम रूलर नवाब वाजिद अली शाह। ओके, जो पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स थी, उसमें राजा के यदि कोई बेटा नहीं है तो उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती थी? उस राजा के राज्य पर कंट्रोल कर लेती थी। बट इन केस ऑफ द किंगडम ऑफ अवध, किंगडम ऑफ अवध के केस में ना तो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी कहीं एप्लीकेबल हो रही थी, क्योंकि अवध का जो राजा था वो टाइमली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्सेस के बदले में पैसा दे देता था। ओके, द लास्ट रूलर ऑफ अवध किंगडम हैज इट्स ओन मेल आयर, उसका पुत्र भी था। सो देयर वाज नो पॉलिसी, हालांकि ब्रिटिशर्स की बाकी पॉलिसी भी गलत थी, पर उन गलत पॉलिसीज में भी अवध के किंगडम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। परंतु यहां पर अवध के किंगडम को अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स हैव गिवन ए फॉल कंप्लेंट, उन्होंने एक गलत शिकायत रखी कि द किंगडम ऑफ अवध इज नॉट गवर्न्ड इन अ प्रॉपर वे। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव एनेक्स्ड, उन्होंने क्या किया? अवध के किंगडम को भी अपने कब्जे में कर लिया। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द नवाब लूज देयर पावर। Okay, so this is the subtopic. In the same video, we'll take one more subtopic, and it is basically an effort of the British East India Company to stop the influence of Mughal Emperor in India. Okay, so after some time, we'll take one more topic in the same video.